नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका मिश्रा, सहायक आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के इस व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत। पिछली बार हमारे पिछले व्याख्यान में हमने रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में चर्चा करी। आज के इस व्याख्यान का हमारा शीर्षक है रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। रीतिकाल में दिल्ली में मुगलों का शासन चल रहा था। मुगल दरबार की विलासिता सामंतवादी वातावरण में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। इसका प्रभाव सामान्य जनजीवन पर भी पड़ रहा था। सर्जन धर्मी रचनाकार के सामने दो ही परिस्थितियाँ थी, या तो वह सामंत और सम्राटों के साथ बैठकर विलासी बन जाए अथवा उस वातावरण को चुनौती दे। कवियों ने दोनों ही मार्गों को अपनाया। कुछ कवि ऐसे हुए जिन्होंने किसी राजा के आश्रय में रहकर अपनी सर्जन धर्मी प्रवृत्ति को सफल बनाया, और दूसरे ऐसे थे जो शासकों को चुनौती देते थे और समाज का वातावरण बदलने के लिए प्रेरित करते थे। रीतिकाल के कवियों को 3 वर्गों में हम विभाजित करेंगे: रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध। रीतिमुक्त कवि स्वच्छंद धारा के गिने जाते हैं, यानी ये किसी काव्यांग को लेकर अपने काव्य की रचना नहीं करते। वे समाज से सीधे संपर्क में आते थे और उनके विषय में सोचते थे। वातावरण अपने अनुकूल न मिलने पर वे पलायनवादी दृष्टि अपना लेते थे और आत्मकेंद्रित हो जाते थे। ऐसे कवि अपने ही राम में रमे रहते थे। घनानंद आलम जैसे कवि इस धारा में प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। रीति मुक्त कवियों की प्रवृत्तियाँ, जैसे कि हमने बताया ऊपर कि रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। रीतिमुक्त की हमने विस्तृत चर्चा करी। रीतिबद्ध कवि वे जो पहले से चली आ रही परिपाटी, यानी संस्कृत की जो चली आ रही परिपाटी थी, उसमें काव्यांग विवेचन को अपना आधार बनाकर जो लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं, वे रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। रीतिसिद्ध कवि वे जिन्होंने काव्यांग का निरूपण नहीं किया, किंतु उनके काव्य में अनायास ही उन काव्यांग के उदाहरण आ गए। आज हम रीतिमुक्त कवियों की प्रवृत्ति देखते हैं। रीतिकाल के स्वच्छंद धारा के कवि रीतिमुक्त कहे गए। कवि घनानंद इस धारा के सिरमौर कवि है। स्वच्छंद काव्य धारा की कतिपय विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, प्रेम की स्वतंत्रता। यह इस धारा के कवियों की पहली व प्रमुख विशेषता है। ये कवि प्रेमी जीव थे तथा उमंग से कविता लिखते थे। ये शुद्ध प्रेमी थे। प्रेम की भावना की अभिव्यक्ति ही कविता का विषय बनी है। उनके काव्य में भी प्रेम का यह स्वरूप शायद ही आ पाता यदि ये मनोवेगों के प्रभाव में बहकर कविता न लिखते। घनानंद के विषय में तो इनकी पंक्तियाँ सच्ची गवाह है। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इनका प्रेम इसी पैठ को पाकर राजमार्ग पर शुद्ध सात्विक भाव से चलने लगा। इन कवियों ने प्रेम को शारीरिक भूख की तृप्ति का साधन ही नहीं माना, वरन इससे आगे जाकर वह अलौकिकता की ओर भी झुका हुआ है। कहते हैं कि घनानंद की सुजान लौकिक होकर भी अलौकिक है। प्रेम का बाह्य पक्ष इसी कारण कमज़ोर हो गया और इसके विपरीत अंत पक्ष प्रसार पाकर शक्ति संपन्न हो गया। रीतिकाल के दूसरे कवियों ने प्रेम व श्रृंगार पर काव्य लिख डाले हैं। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने लिखा है कि लोग 1/4 भक्त होते थे, 1/4 प्रेमी और 2/4 कवि और आचार्य। इसलिए स्वच्छंद प्रेम का एकांकी रूप ये काव्य में नहीं दे सके। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों में प्रेम की चपलता आदि का अभाव है और इसके विपरीत शुद्ध प्रेम, शुद्ध हृदय की शुद्ध अनुभूतियाँ ही इनकी कविता का एकमात्र आधार बनी है। रीतिमुक्त कवियों की दूसरी प्रमुख विशेषता है भावना प्रधान। ये कविता प्रेम की शुद्ध और निश्चल अभिव्यक्ति के कारण भावना को अधिक महत्व देती थी, और साथ ही साथ भावना प्रियता हमें प्रेम पद्धति में तो मिलती ही है, कविता की भाषा में भी दिखाई देती है। डॉक्टर गौड़ का कथन है कि बुद्धि को तो इन्होंने गौण स्थान दिया है, प्रधान स्थान तो भावना या रीति को ही प्राप्त है। रीति काव्य की रानी बुद्धि है,
भाव उसका किंकर पर स्वच्छंदता काव्य की रानी है। अनुभूति व बुद्धि इनकी दासी है। घनानंद के शब्दों में रिझी सुजान सची पट रानी बची बुद्धि बावरी है करी दासी। यह धारा भाव प्रेरित है, बुद्धि भेदित नहीं। इसी कारण अनुभूति की गंभीरता दिखाई देती है, जो कविता का आंतरिक गुण है। तीसरी प्रमुख विशेषता है प्रेम का पक्ष। इन कवियों ने प्रेम के लौकिक पक्ष को स्वीकार किया था। इन कवियों में रसखान, बोधा, ठाकुर आदि प्रेम के अनुभूति पक्ष के गायक हैं। बोधा की ये पंक्तियाँ बड़ी मार्मिक व प्रभावकारी है। जबते बिछुरे कवि बोधा हितु चित्त नेक हमारो थिरातो नहीं, हम कौन सो आपनी पीर कहे दिलदार तो को दिखातो नहीं। ठाकुर और बोधा की कविताओं का लोक पक्ष बड़ा संयत है। कष्टों से पीड़ित प्रेमी भी प्रेम मार्ग से विरत हो सकता है। सच्चा प्रेम इन बाधाओं से नहीं डरता है, वह अपने जीवन की साधना पूर्ण करता है। बोधा और ठाकुर दोनों ने प्रेम के निर्वाह पक्ष पर बल दिया है। वे लिखते हैं, यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। कृत्रिम व्यापारों का त्याग। चौथी विशेषता, इस धारा के कवियों ने प्रेम के मार्ग में बाहरी अस्वाभाविक व्यवहार को छोड़ दिया है तथा स्वाभाविक व आंतरिक अनुभूतियों को प्रधानता दी है, जिसके आधार पर ये सफल व सच्चे प्रेमी कहलाए। बोधा व ठाकुर प्राय यही कहा करते हैं कि प्रेम को उद्घाटित करने का अर्थ ही उसका उपहास करना है। इसके घनानंद की ये पंक्तियाँ उपयुक्त उदाहरण है। अति सुदो सने को मारक जहाँ नेकु सयानप बांक नाही। प्रबंध निपुणता। पांचवी विशेषता, प्रबंध निपुणता इन कवियों में सामान्यतया कम मिलती है। हाँ, आलम और बोधा ने 3 प्रबंध काव्यों की रचना की। छठी विशेषता, लोक जीवन। रीतिकालीन सभी कवि लोक से विमुख होकर चले थे। उन्हें प्रेम की प्रमुख बत्तियाँ और गलियों में घूमने से ही समय न था जिससे वे लोक या समाज के जीवन को अपनाते। हाँ, स्वच्छंदता मार्गी कवियों ने लोक जीवन के मंगल पक्ष को ग्रहण किया है। प्रसिद्ध त्योहारों व पर्वों पर रीतियुक्त शैली में रचनाएं उपलब्ध होती है। सातवीं विशेषता, आत्मविवेचन। रीति मार्ग का अनुसरण करने वाले कवि प्रेम को अपना न बना सके। उन्होंने बुद्धि से सोच विचार कर प्रेम को सखी, नायिका, दूती आदि के हृदय में प्रतिष्ठित करने का यत्न किया है। अतः इसमें पूरी तरह कृत्रिमता है। जबकि रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम किया, उसका अनुभव किया, विरह को सहा, तब कई उमंग के रूप में कविता उनकी वाणी का आधार पाकर फूट पड़ी। अतः इन कवियों का प्रेम जीवनगत है। प्रेम की आत्मानुभूति हमें उर्दू के शायरों में मिलती है। विद्यार्थियों, आज हमने रीतिमुक्त काव्य धारा के विशेषताओं पर चर्चा की। आगे की विशेषताओं को हम अगले व्याख्यान में लेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।